नमस्कार साथियों, आज का वीडियो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करने के बाद एक मैं चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना डेटा है वो चेक कर लीजिए, ताकि सीए को डेटा भेजने से पहले आप हर चीज़ है वो परफेक्टली उसको एक्यूरेसी के साथ में कंप्लीट कर सके। चेकलिस्ट फॉर टैक्स ऑडिट सब्जेक्ट है साथियों। पहला काम है आपका ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन, यानी कि जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, उनके क्लोजिंग बैलेंस आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं इस साल की बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या किसी बैलेंस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। कई बार साथियों आपने देखा होगा कि जब आप टैली में अपना बैलेंस शीट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लाइन अलग से दिखाई पड़ती है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। उसकी वजह यही साथियों कि यदि ओपनिंग बैलेंस आपने इनकॉर्पोरेट करने में गलती कर दी है तो वहाँ पे वो डिफरेंस शो करता है। तो सबसे पहला काम आपका ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन का। सेकेंड पॉइंट आपका है साथियों डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन असेट्स। जितनी भी आपकी फिक्स्ड असेट्स हैं उनमें सब पे आपने डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न कर दिया है या नहीं कर दिया है। नहीं किया है तो आपको कर लेना है, और यदि किया है तो आपको रेट फिर से चेक कर लेनी है कि प्रॉपर जो रेट के साथ डेप्रिशिएट आपको करना है एसेट्स को, उसी रेट के अकॉर्डिंगली आपने डेप्रिशिएट किया हुआ है। थर्ड आइटम आपका आता है साथियों चेकलिस्ट में स्टॉक इन हैंड एंड कैश बैलेंस वेरिफिकेशन। ये दो हेड साथियों अकाउंट्स में ऐसे हैं जिनका बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, यानी कि कैश और स्टॉक कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों यदि आपके पास मान लीजिए 1000 रुपये का बैलेंस है बुक्स में, तो आप 1500 रुपये खर्च नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक है, जब आपके पास है ही 1000 रुपये तो आप 1500 रुपये खर्च कैसे करेंगे? और कैश का बैलेंस माइनस में तब आएगा जब आपने जो बैलेंस इन हैंड है उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया हो। इसी तरीके से स्टॉक है, मान लीजिए कोई भी आइटम आपके स्टॉक में नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो आपकी 5, तो ये माइनस में कब आएगा स्टॉक? जब आपने 6 या 7 की सेल मार्क कर रखी है। तो जब आपके पास है ही फिजिकल स्टॉक 5 का, तो आप 6 या 7 नंबर ऑफ आइटम सेल नहीं कर सकते। तो ये चेक कर लीजिए कि स्टॉक इन हैंड और कैश बैलेंस आपका कहीं माइनस में तो नहीं है। यदि है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें गलती है जिसको आपको ठीक करना है। कई बार साथियों स्टॉक के कैश में ये होता है कि सिमिलर नाम से आपके आइटम्स होते हैं, तो आइटम आपने सेल किया है कुछ और गलती से जब आप टैली में एंट्री पोस्ट करते हैं तो किसी दूसरे आइटम को सेल कर दिया आपने, तो एक आइटम में तो आपके बैलेंस है वो ज़्यादा रह जाएगा और दूसरे आइटम में पैरेलली माइनस में चला जाएगा स्टॉक। तो ये आपको चेक कर लेना है। फोर्थ पॉइंट है साथियों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, मान लीजिए आपने कोई बैंक में एफडी बुक कर रखा है, तो उस पर जो ईयर एंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपका जो एक्रूड इंटरेस्ट है ऑन एफडी वो आपने बुक कर लिया है या नहीं कर लिया है। इसके बाद साथियों बात आती है डेटर्स और क्रेडिटर्स रिकन्सिलिएशन। डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिकन्सिलिएशन वैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया है साथियों, कि जब आप अपना मार्च का जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं उससे पहले ही आप अपना डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिकन्सिलिएशन कर लीजिए, सो दैट कि डेटा की एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी हो जाती है। डेटर्स और क्रेडिटर्स रिकन्सिलिएशन से मतलब मेरा ये है कि आप क्रॉस चेक कीजिए इनके लेजर्स के साथ। मान लीजिए जो आपके डेटर्स है, तो आप अपने डेटर्स को अपना लेजर अकाउंट है वो सेंड कर दीजिए कि साहब हमारी बुक्स में आपका लेजर इस तरीके से शो हो रहा है, अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। और यदि उनकी बुक्स में भी सेम एंट्रीज है, सेम बैलेंस है, तो इसका मतलब आपके डेटर्स रिकनसाइल्ड है। इसी तरीके से जो आपके क्रेडिटर्स हैं, या तो आप उनको अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज दीजिए या उनसे अपना लेजर अकाउंट मंगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि प्रॉपर एंट्रीज सबके ठीक है और दोनों का बैलेंस जो एज ऑन 31 मार्च है वो सेम है। किसी तरह का वेरिएशन इसमें नहीं होना चाहिए। कई बार साथियों क्या होता है कि
रेट डिफरेंस की वजह से कई बार किसी पार्टी ने कुछ पेमेंट है वो गलती से किसी और के खाते में चढ़ा दिया हो, तो इस तरीके की गलतियां आ जाती है। तो वो सब रेक्टिफाई करने के लिए आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिकन्सिलिएशन बना लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पर्सनल एक्सपेंसेस एज ड्राइंग्स। कई बार क्या होता है साथियों, यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जो बिज़नेस का ओनर है वो कुछ खर्चे बैंक के अकाउंट से जो कि कंपनी का है, फर्म का है, उससे कर लेता है। लेकिन जब आप अकाउंट्स फाइनल करते हैं तो आपको ये देखना है कि कोई पर्सनल नेचर का एक्सपेंस उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चों में क्लेम आपने नहीं कर लिया हो। यदि ऐसा है तो आपको, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो आपको उनको ड्राइंग्स में शिफ्ट कर देना है, कंपनी के एक्सपेंस में उनको क्लेम नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप है साथियों आपका बुकिंग ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शंस यानी कि यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर की इंश्योरेंस की रिसीट्स, ट्यूशन फीस की रिसीट्स और मेडिक्लेम यदि कोई है तो इस तरीके के जो आपको सेक्शन 80 के डिडक्शंस मिलते हैं वो सब आप रिसीट से वो एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, वाउचर बनाइए और वाउचर के साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर दीजिए कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये इसको वेरीफाई करवा सकें कि जो जो आपने डिडक्शंस क्लेम करी हैं उनके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। तो आपको डिडक्शंस सारी क्लेम कर लेनी है। डिडक्शंस का यदि आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो और अपलोड कर दूंगा जिसको हम डिटेल में सिर्फ डिडक्शंस ही समझेंगे, क्योंकि डिडक्शंस साथियों बहुत सारी मिलती है, ये केस टू केस वेरी करती है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया जैसे LIC है, ट्यूशन फीस है और मेडिक्लेम है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिडक्शंस है वो मिलती है। एजुकेशन लोन है उसका इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन अलग मिलती है। हाउसिंग लोन है उसके इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की डिडक्शन मिलती है। रेंट यदि आप पे कर रहे हैं तो रेंट की डिडक्शन है। इसी तरीके से आपने कोई डोनेशंस वगैरह किसी को दिए तो लंबा एक चैप्टर है और डिटेल में आप यदि समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डिडक्शन का एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों GST रिकन्सिलिएशन, यानी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो GST के लेजर्स हैं वो आपके 2B से मैच करने चाहिए, रिकन्साइल करने चाहिए। आपने वही अपने 3B में क्लेम किया है जो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब साथियों आपको पता है कि आप वही ITC ले सकते हैं जो आपके GST पोर्टल में आपके 2B में शो हो रहा है। ऐसा कोई ITC जो आपने ले लिया हो लेकिन 2B में आपके शो नहीं हो रहा है तो आपको उस ITC का रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आपको GST का रिकन्सिलिएशन भी बना लेना है सारा कि जो ITC आपने ली है वो प्रॉपर ली है, उसके अलावा आपने कोई ITC बुक नहीं करी है। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि ऐसा कोई ITC तो नहीं है जो 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन बाई मिस्टेक आपने उसको क्लेम नहीं किया है, तो अब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए भी साथियों मैंने एक पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि GST के रिकन्सिलिएशन भी आप मार्च का जब GST का रिटर्न फाइल करते हैं उससे पहले कर ले तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब आप एनुअल रिटर्न अपना GST का फाइल करते हैं तब आपके ये सारी चीज़ें रिकन्सिलिएशन में आती है और उस समय कई बार उससे पहले आप अपना बैलेंस शीट है वो फाइनल कर चुके होते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया है यदि आप अपना GST के रिकन्सिलिएशन मार्च का GST रिटर्न फाइल करने से पहले कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका साथियों एक्सपेंसेस के प्रोविज़न। एक्सपेंसेस के प्रोविज़न से मतलब मेरा ये है कि कई बार ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ड्यू तो हो जाते हैं आपके मार्च में लेकिन पे आप करते हैं उनको नेक्स्ट मंथ में या उससे भी बाद में। तो ऐसे खर्चे कुछ हो सकते हैं, मान लीजिए टेलीफोन के एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कुछ खर्चे, सैलरी है, इस तरीके से काफ़ी सारे खर्चे हो सकते हैं। सैलरी साथियों मार्च की सैलरी है तो आप प्रोविज़न ही करेंगे क्योंकि जो पेमेंट है वो हो सकता है कि आप मार्च की सैलरी का पेमेंट अप्रैल में करने वाले हो। तो बाकी और भी कोई खर्चे हैं जो आपने मार्च में बुक करने हैं तो आप वो देख लीजिए कि आपने एक्सपेंसेस की प्रोविज़न कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है लोन्स, इंटरेस्ट एंड TDS। चाहे आपने सिक्योर्ड लोन ले रखा है चाहे अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन आप लोग समझते होंगे। सिक्योर्ड लोन्स बैंक लोन हो गए साथियों, कोई आपने बैंक से लोन ले रखा है और उस पर आपने कोई इंटरेस्ट का प्रोविज़न गलती से छोड़ दिया है तो आपको बैंक का जो
स्टेटमेंट है उससे इसको टैली कर लेना है। बैंक का जो स्टेटमेंट होगा आपका लोन स्टेटमेंट, उसका बैलेंस और आपकी बुक्स में जो बैंक का लेजर है उसका बैलेंस एज ऑन 31 मार्च सेम होना चाहिए। तो इंटरेस्ट का प्रोविजन आप चेक कर लीजिए। कोई भी ईएमआई जाती है साथियों तो उसमें दो पोर्शन होते हैं किसी भी ईएमआई में। पहला होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है इंटरेस्ट पोर्शन। यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पोर्शन मिलके आपकी ईएमआई बनती है। तो इंटरेस्ट का प्रोविज़न आपने कर लिया है, इसको चेक कर लीजिए। साथ ही साथ कई बार साथियों बिजनेस में अनसिक्योर्ड लोन्स भी आपको लेने होते हैं, या एनबीएफसी से आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उनके आपको इंटरेस्ट के प्रोविज़न चेक कर लेना है कि आपने प्रॉपर्ली कर दिए या नहीं कर दिए। साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन्स या एनबीएफसी के लोन्स पे यदि आपकी लायबिलिटी बनती है टीडीएस के डिडक्शन की, तो आप साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि आपने प्रॉपर्ली टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया है। साथ ही एक बात और आपको चेक करनी है, मार्च का जो टीडीएस पेबल का अमाउंट है प्लस अप्रैल में, मार्च का टीडीएस आप जमा करेंगे साथियों अप्रैल में, तो ये आप चेक कर लीजिए कि जो आपने अप्रैल ऑनवर्ड्स चालान डिपॉजिट किया है टीडीएस का, वो चालान और आपका टीडीएस पेबल का अमाउंट मैच कर रहा है। इसके बाद साथियों ईएसआई पीएफ पेबल प्रोविज़न, ये भी आपको चालान के साथ चेक कर लेना है, क्योंकि पीएफ और ईएसआई यदि आपकी संस्थान में लगता है तो मार्च का पीएफ और ईएसआई का अमाउंट इसका चालान आप पे करेंगे अप्रैल या इसके बाद में। वैसे 15 डेट होती है इसकी, यानी कि जिस महीने का आपका पीएफ और ईएसआई का अमाउंट है अगले महीने की 15 तारीख से पहले आपको अपना पीएफ और ईएसआई का पेमेंट कर देना है। तो आपको चालान के साथ ये भी चेक कर लेना है कि जितना आपने चालान पे किया है उतना आपने पेबल में पोर्शन इसका प्रोविज़न कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो साथियों इस तरीके से एक मोटा मोटी चेकलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है। जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं और सीए को आपको डेटा अपना भेजना है टैक्स ऑडिट के लिए, तो एक बार इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो डेटा तैयार किया है वो कितनी एक्यूरेसी के साथ में तैयार हो गया है। यदि ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि जो आपका डेटा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है हर तरीके से, और अब सीए के पास बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी। क्योंकि साथियों क्या है कि बैंक का, साथियों एक पॉइंट अपन मिस कर गए यहाँ पे, ये आपका बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक के रेको भी आपको कर लेने हैं। जितने भी बैंक में आपके अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है फर्म का, तो आपको एज ऑन 31 मार्च रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर कर लेना है। जब भी आप सीए के पास अपना डेटा भेजेंगे तो सीए आपसे सारे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स जिनमें आपका 31 मार्च का बैलेंस शो हो रहा हो, साथ ही साथ यदि आपके कोई लोन्स है, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, उनके बैलेंसेस सीए वेरीफाई करता ही करता है। तो आपको ये पहले से चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो आपसे नहीं रह गई है। यदि आप पहले से चेक करके बैठे हैं तो सीए को भी बहुत कम समय लगेगा इनको क्रॉस वेरीफाई करने में, और आपका काम है वो परफेक्टली हो जाता है। इस तरीके से साथियों यदि आप काम करते हैं तो एक मार्केट में भी आपकी ब्रांडिंग बनती है, एक इमेज बनती है। जिन सीएज के पास आपका डेटा जा रहा है, जो आप कंपनीज का काम कर रहे हैं, उन सीएज के पास आपकी एक इमेज बनती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइनलाइज करके लाते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें पेंडिंग बचती नहीं है जो कि उनको समय देनी हो। तो हो सकता है कि कुछ एक काम आपको उन सीएज के थ्रू भी मिल सके, क्योंकि आपका काम है वो परफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। वीडियो को लेके जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।